नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम आपको संतुलन के बारे में बताएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के बच्चों के लिए यह बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। सबसे पहले हमने मांग के बारे में पढ़ा, फिर हमने पूर्ति के बारे में पढ़ा और पूर्ति के बाद उसके बाद हमने अब संतुलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसी अवस्था जिसमें ना तो उपभोक्ता कोई परिवर्तन चाहे और ना ही विक्रेता कोई परिवर्तन चाहे, उस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं। उपभोक्ता की खासियत होती है, कंज्यूमर की खासियत है ये कि वो कम से कम कीमत दे करके अधिक से अधिक वस्तु को खरीदना चाहता है। दूसरी तरफ विक्रेता की खासियत होती है कि वो नेचुरल है, अधिक से अधिक कीमत लेने की कोशिश करता है। लॉ ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। प्यारे बच्चों, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं और कहते हैं कि ये टी शर्ट हमें चाहिए, कितने रुपए की आप देंगे? तो सप्लायर कहेगा 500 रुपए की टी शर्ट। आप कहेंगे नहीं भाई, हम तो इसके 200 रुपए ही देंगे। आपने जो प्राइस दिया, ऑफर किया, वो कंज्यूमर्स प्राइस कहा जाएगा और जो दुकानदार ने ऑफर किया वो सप्लायर्स और सेलर्स प्राइस कहा जा सकता है। वो थोड़ा और डाउन होगा, चलो भाई 400 रुपए में दे दो, 400 रुपए में दे दूंगा। आप कहेंगे नहीं, चलो 300 रुपए दे दो। अब आपने थोड़ा बार्गेनिंग बढ़ाई और सप्लायर ने अपनी, अब ये जो आप चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को तौलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम, ये डिपेंड करेगा आपकी मांग की लोच क्या है, सप्लायर के उस पर डिपेंड करेगा उसकी पूर्ति की लोच क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों देख रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता रहा है कि उसकी कीमत निर्धारित करने की क्षमता क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहा है कि कितना हद तक बार्गेनिंग कर सकता है। अब संतुलन कब होगा? जब वो थोड़ा, कंज्यूमर थोड़ा और ऊपर उठेगा, सप्लायर थोड़ा और डाउन होगा और आप देखेंगे कि 350 रुपए पे दोनों लोग तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे, आपको मैंने बताया कि एक ऐसी अवस्था जिस पर किसी वस्तु की एक निश्चित इकाई को, एक निश्चित मात्रा को क्रेता खरीदने के लिए तैयार है और विक्रेता बेचने के लिए तैयार है, उस अवस्था को, उस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस संतुलन की स्थिति पर जो भी कीमत है वो संतुलित कीमत है, जिसे हम बाजार कीमत भी कहते हैं। ये वही कीमत है प्यारे बच्चों जिस पे आप कोई सामान बाजार से खरीद के लाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस कीमत में आप दोनों ही प्रकार, दोनों ही लोग नहीं चाह रहे कि परिवर्तन हो। क्यों नहीं चाह रहे हैं, इसका क्या असर होगा, ये सब चीजें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आपके सामने देखिए, बहुत एक चार्ट, एक टेबल आई है और इस स्लाइड में, इस टेबल में आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट where consumer and seller both are ready to buy and sell a certain unit of a particular commodity at a particular price and time. इसमें कमोडिटी है, इसमें प्राइस है, इसमें यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, कितने पे खरीदना है, वो खरीदने के लिए तैयार होना चाहिए, वो बेचने के लिए तैयार होना चाहिए। सर्टेन टाइम भी है इसके अंदर, इसे हम बाजार कीमत, बाजार समय की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखिए, ये एक टेबल है आपके सामने। जब कीमत 10 रुपए थी, क्रेता 1 इकाई खरीदना चाह रहा था, लेकिन सप्लायर 11 इकाई बेचना चाह रहे। जब कीमत डाउन हुई, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार क्रेता ने उसकी मांग को बढ़ाया, लेकिन कीमत डाउन हुई है तो सप्लायर ने अपनी बेचने की इच्छा कम दिखाई, 11 से 10 इकाई हो गई। आप देखिए, कीमत के घटने से उपभोक्ता तो उत्साहित है, लेकिन विक्रेता या आपूर्तिकर्ता हतोत्साहित है। तो आप देखेंगे जब कीमत 5 रुपए आती है तो इस कीमत पर आप देखेंगे कि क्रेता कह रहा हमें 6 इकाई खरीद सकते हैं हम, और विक्रेता कहता हम 6 इकाई बेच सकते हैं।
अब ये जो 5 रुपए कीमत पर डिमांड एंड सप्लाई कर्व जब आप बनेंगे, ये देखिए डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, इसी के आधार पर, इसी डेटा के आधार पर हमने ये डिमांड एंड सप्लाई को बनाया हुआ है। और आप इसके अंदर देखेंगे कि जैसे ही इस पर्टिकुलर 5 रुपए कीमत पर 6 इकाई पर कंज्यूमर और बायर दोनों का डिमांड का और सप्लाई का इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट. When we draw a perpendicular from this point on y-axis, we get equilibrium price, and if we draw a perpendicular on x-axis, we get equilibrium quantity. प्यारे बच्चों, इस संतुलन बिंदु से अगर हम y अक्ष पर एक परपेंडिकुलर एक लंब डालते हैं तो इससे ये हमें संतुलित कीमत बताएगा, और अगर यही लंब हम x एक्सिस पे डालते हैं तो हमें संतुलित मात्रा भी पता चलेगी। तो वह बिंदु जिस पर क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु की एक निश्चित इकाई को क्रय तथा विक्रय करने के लिए तैयार होते हैं, संतुलन बिंदु कहलाता है। इस संतुलन बिंदु से ना तो क्रेता परिवर्तन चाहता है, ना विक्रेता परिवर्तन चाहता है। ऐसा क्यों? क्या होगा अगर हम क्रेता, अगर कीमत सपोज विक्रेता कहता हम 8 रुपए चाहिए भैया, हमें 5 रुपए हम नहीं बेच देंगे, 5 रुपए नहीं बेचेंगे, हमें 8 रुपए। अब 8 रुपए कीमत करती आप देखेंगे क्रेता डिमांड को कम कर देगा, विक्रेता डिमांड सप्लाई को बढ़ा देगा, और 6 से 9 बढ़ा देगा, और ये 6 से 3 कम कर 3 पे पहुंच जाएगा। अब देखिए क्या क्या ज्यादा हो गया इसमें, सप्लाई 9 माइनस 3, एक्सेस ऑफ सप्लाई हो गई, और एक्सेस ऑफ सप्लाई यानी सप्लाई ज्यादा होने से प्यारे बच्चों, जब किसी वस्तु की किसी भी वस्तु की अगर पूर्ति ज्यादा हो जाती है बाजार में तो संतुलित कीमत डेफिनेट है उसकी कम हो जाएगी। क्या होता है जब फसल किसान काटते हैं, क्यों सरकार को सहायता देनी पड़ती है किसानों को? नहीं तो जानते हैं किसान बाजार में पहुंचेगा सामान लेकर, गेहूं लेकर, दाल लेकर, अपने फसल को लेकर, और अचानक पूर्ति बढ़ने से वस्तुओं की कीमत डाउन हो जाएगी, और इससे कारण किसानों को लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। इससे बचाने के लिए सरकार उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करती है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही संतुलित कीमत से ज्यादा कीमत होगी, 8 रुपए होगी, तो ऐसी स्थिति में सप्लायर ज्यादा बेचना चाहेंगे, क्रेता कम खरीदना चाहेंगे, पूर्ति अधिक हो जाएगी, और पूर्ति अधिक की स्थिति में आप देखेंगे कीमत के डाउन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर कीमत कम हो जाती है बाजार में से 3 रुपए हो जाती है, अब 3 रुपए कीमत होने पर आप देखिए क्रेता जो है 8 इकाई खरीदना चाहता है, विक्रेता 4 बेचना चाहता है, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, एक्सेस डिमांड होगा, और एक्सेस डिमांड की स्थिति में, एक्सेस मांग की स्थिति में कीमतें शूट अप करेंगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, और अल्टीमेटली कीमत संतुलन बिंदु पर पहुंच जाएगी। तो इसके हम ऑटोमेटिक इनविजिबल हैंड मानते हैं, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म मानते हैं। इस मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि कीमत चाहे घटे या बढ़े, अल्टीमेटली संतुलन बिंदु पर ही आती है, क्योंकि संतुलन बिंदु से ना तो क्रेता परिवर्तन चाहता है, ना विक्रेता। प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर हम देखें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, किसी वस्तु की संतुलित कीमत पर, संतुलित मात्रा पर क्या होगा प्रभाव जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है या घट जाती है। इससे पहले के चैप्टर में आपने मेरे स्लाइड में देखा होगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व इंक्रीज होगा तो दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगा, अगर डिक्रीज होगा तो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मांग का चैप्टर आप देखिए, लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर देखिए, उसकी स्लाइड्स आपको मिल जाएगी मेरे इसी चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसे ही देखिए संतुलन आरंभिक स्थिति है, ये D0 S को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे OP0 आरंभिक प्राइस है, OP0 आरंभिक कीमत है, मात्रा है, सॉरी। जैसे ही मांग में वृद्धि होती है और राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड का, आप देखिए संतुलन बिंदु शिफ्ट होकर E0 से E1 हो जाता है, और ऐसी स्थिति में संतुलित कीमत OP0 से बढ़कर OP1 यानी P1 हो जाती है, कीमत बढ़ गई और साथ ही संतुलित मात्रा भी हो गई। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे जैसे ही किसी वस्तु की, इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इंक्रीज इन डिमांड इज देयर, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस। प्यारे बच्चों, आप बार बार कंफ्यूज होते हैं
कि प्राइस, किसका प्राइस, वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट प्राइस, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम प्राइस, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्राइस ऑन विच बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर रेडी टू बाय एंड सेल। हम कंज्यूमर प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सप्लायर प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिक्स प्राइस की, हम बाजार प्राइस की बात कर रहे हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे खास करके। क्या होगा जब वस्तु की डिमांड कम हो जाती है, आप देखिए आरंभिक E0 से घट करके E1 हो जाती है, ऐसी स्थिति में संतुलित कीमत डाउन हो जाएगी, संतुलित मात्रा भी डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन डिमांड जब भी होगा, किसी वस्तु का इंक्रीज इन डिमांड होगा तो उसकी कीमत, संतुलित कीमत बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन डिमांड होगा किसी भी चीज का तो उसकी कीमत घट जाएगी। ये इसका असर होता है। क्या बच्चों, पूर्ति का क्या असर होगा, आइए हम देखते हैं कि क्या होगा जब सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई घटती है। लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नाम का एक चैप्टर मैंने पहले डाला हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए। आप पाएंगे कि इंक्रीज इन सप्लाई की स्थिति में सप्लाई वक्र दाईं ओर खिसक जाता है और डिक्रीज इन सप्लाई की स्थिति में सप्लाई वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। जैसे ही किसी वस्तु, ये आरंभिक स्थिति है, आप देखिए E0, P0, Q0 ये आरंभिक स्थिति है। जैसे ही इंक्रीज इन सप्लाई हुआ, सप्लाई के बढ़ते ही, आपूर्ति के बढ़ते ही आप देखेंगे कि संतुलित कीमत डाउन हो गई और संतुलित मात्रा बढ़ गई। तो अगर हम कंक्लूड करें इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, वी विल फाइंड दैट इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस विल डेफिनेटली गो डाउन। दूसरी ओर अगर सप्लाई कम हो जाती है तो संतुलित कीमत बढ़ जाती है। किसी भी वस्तु की सप्लाई अचानक कम हो जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अभी आप देखिए कोविड-19 के केस में मास्क हुआ या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ, इन सब की डिमांड सप्लाई इतनी नहीं हो पा रही जितनी डिमांड बढ़ी हुई है, जिसके कारण उनकी कीमत बढ़ने की पूरे चांस है, पूरे बढ़ रहे हैं। इसको सरकार ने बहुत सुंदरता से रोकने की कोशिश की है और काफी हद तक सफल भी हुई है। प्यारे बच्चों, हम सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मॉडल बता रहे हैं, संतुलन का मॉडल बता रहे हैं। अब क्या होगा जब दोनों में इफेक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई इन द सेम रेशियो, क्या होगा जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक ही रेशियो में बदल जाते हैं। देखिए अगर दोनों बढ़ जाए, डिमांड अगर डी, देखिए वन ये जो ओरिजिनल है डी और एस ओरिजिनल है, आपका 1 जो है इंक्रीज दिखा रहा है, आपका 2 जो है डिक्रीज दिखा रहा है। तो अगर हम D1 अभी देखिए सिंपल डी और सिंपल एस की बात करें तो सिंपल ई मिलता है, ये संतुलन बिंदु है। आरंभिक कीमत OP0 है, OP है और आरंभिक मात्रा OP है। संतुलित अगर सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई वक्त ये वाला S1 हो जाएगा, लेकिन डिमांड वक्त भी D1 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में D1 S1 को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सेम अनुपात में जितना चेंज हुआ है सप्लाई में उतना ही चेंज हुआ है डिमांड में, इसलिए संतुलित कीमत पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर डिमांड बढ़ जाए, डिमांड घट जाए तो देखिए डिमांड ये E0 से घटकर ये D1 हो गई, D2 हो गई है और सप्लाई भी घट करके नहीं होगी। अब आप देखिए नया डिमांड कर्व, नया सप्लाई कर्व D2 S2 को E2 पे काट रहा है। आप देखिए अगर समानुपात में कमी होती है, मांग और पूर्ति में समानुपात में कमी होती है, मांग और पूर्ति में समानुपात में वृद्धि होती है, तो इस स्थिति, इन दोनों स्थिति में संतुलित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अगर डिमांड ज्यादा चेंज होता है पूर्ति की तुलना में तो संतुलित कीमत बढ़ेगी। अगर पूर्ति ज्यादा बदलती है, बढ़ती है कीमत डिमांड की तुलना में तो डिमांड तो संतुलित कीमत के कम होने के चांस होते हैं। ऐसा हम इस मॉडल से भी समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप देखिए हम बताना चाहेंगे क्या होगा जब डिमांड और सप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में है, समान अनुपात में है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि देखिए इसके अंदर हमने दिखाया है कि सब डिमांड तो बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई। डिमांड बढ़ के राइट ओर शिफ्ट हो गया, D1 हो गया और सप्लाई कम होकर S1 हो गई। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे D1 S1 को यहाँ पे काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में संतुलित कीमत के बढ़ेंगे क्योंकि डबल इफेक्ट हो रहा है। डबल इफेक्ट कैसे हो रहा है? एक तो डिमांड बढ़ने के कारण संतुलित कीमत बढ़ रही है और दूसरे सप्लाई घटने के कारण संतुलित कीमत बढ़ रही है। तो इसमें
निश्चित है संतुलित पे असर पड़ेगा और बाजार में संतुलन कीमत बढ़ जाएगी। मांग और पूर्ति की लोच पर भी निर्भर करता है कि परिवर्तन का क्या असर होगा। अगर बेरोजगार मांग है तो कंज्यूमर को उसको कीमत बढ़ने के चांस से कंज्यूमर को भुगतान करना पड़ेगा। अगर लोचशील मांग है तो फिर नेचुरल है, मांग और पूर्ति आपस में कौन ज्यादा बेरोजगार है उसी को ज्यादा नुकसान होगा। अगर मांग बेरोजगार है तो सप्लाई कीमत ज्यादा ले सकता है, अगर पूर्ति बेरोजगार है तो कंज्यूमर कीमत ज्यादा ले सकता है। इस तरीके से इसमें होता है। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। निश्चित है मैं आपके क्वेरी का जवाब दूंगा। आप मेरे बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं, उसमें तमाम बच्चों ने पूछे हैं और उनको उचित तरीके से उचित माध्यम से हमने उनको जवाब दिया। इसके बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक और बात बतानी है, ये किताब मेरी खुद की लिखी हुई है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12। इसको सुल्तान चंद सन्स दरियागंज दिल्ली ने पब्लिश किया था, इसलिए इसमें कोई कॉपीराइट इश्यू नहीं हो सकता, इसे आप बेधड़क यूज कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए न्यूमेरिकल्स में आपको दिखा रहा हूँ exercises. How is the price in a free market determined? Natural demand and supply, both the forces are responsible for that. इक्विलिब्रियम वेब क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम टू इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको बताया कि अगर कीमत संतुलित कीमत से ज्यादा होगी तो कैसे नीचे आ जाएगी, कम होगी तो कैसे ऊपर चली जाएगी, और अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस संतुलन कीमत पर पहुंचा देंगे। प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया ये क्वेश्चन मैं जानबूझकर आपको स्लो मोशन में चला कर देखा हूँ। इसका सॉल्यूशन भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसका संतुलन कैसे होता है, डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होने चाहिए। और अगर किसी प्रकार का कोई संदेह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए हमारे चैनल और हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए नए नए आपकी जरूरत के हिसाब से सब्जेक्ट को, टॉपिक को चुने और आपको आपकी समस्या को हल करने में अपना भूमिका अदा करें। थैंक यू, नमस्कार।